हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th इंग्लिश की क्लास द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य सप्लीमेंट्री रीडर का ये चैप्टर है, एक स्टोरी के फॉर्म में है जिसकी समरी आज हम सब समझेंगे। हम सभी जैसा कि जानते हैं कि राजा विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध राजा हैं। वो उज्जैन के राजा थे और उनकी डेथ के बाद जो उनके महल थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गए थे। जो विक्रम और संवत है भारतीय इतिहास में वो इन्हीं के नाम से शुरू होता है। इनका नाम इतना ज़्यादा फेमस है कि सभी लोग इनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। एक चीज़ इनके बारे में बिल्कुल निश्चित है, ज़्यादा तो कुछ नहीं जानते, लेकिन ये ज़रूर इनके बारे में है कि ये जस्टिस और लर्निंग को बहुत प्यार करते थे और उन्होंने हमेशा अपनी जनता के साथ, सभी लोगों के साथ पूरी तरह से न्याय किया है। और उनके राजमहल में हमेशा विद्वान लोग हमेशा रहते थे। विद्वान लोगों से उनका दरबार हमेशा भरा रहता था और उन्हें कहा जाता था कि ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास के सबसे महान जज राजा रहे हैं जिन्होंने सबसे अच्छा और परफेक्ट जस्टिस लोगों के साथ में किया है। राजा विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं होता था। उन्होंने कभी किसी गलत आदमी को पनिश नहीं किया। जो गिल्टी होता था, जो दोषी होता था, वो कांपने लगता था। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उसकी आंखों में आंख डालकर देखते थे और जो लोग उनके पास आते थे अपनी बहुत मुश्किल से प्रॉब्लम लेकर, वो हमेशा उनके पास से सेटिस्फाई होकर जाते थे, वो हमेशा उसे सॉल्व कर देते थे। और उनके जो जजमेंट स्किल थी वो बहुत ग्रेट थी। उनके बारे में यही कहा जाता था कि जो अगर आज भी कोई राजा या कोई व्यक्ति बहुत अच्छा न्याय करता है तो उसके बारे में यही कहा जाता है कि अरे ये तो ऐसे न्याय करता है जैसे जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पर बैठा हुआ हो। ऐसे ही जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के बारे में एक कहानी है। जो सीट है वो अब तो कहीं नहीं है, महल के साथ साथ सब खंडहर में छुप गई थी, दब गई थी, लेकिन उसके बारे में कुछ बातें फेमस हैं कि ये किस तरह से डिसअपेयर हो गई थी। आइए देखते हैं कि चैप्टर में इसके जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के बारे में क्या बताया गया है। उज्जैन में ये राजा थे और जो महान राजा विक्रमादित्य की डेथ के बाद उज्जैन के जो लोग थे, उनकी जो जनता थी, वो उन्हें भूल चुकी थी। उनके जो महल थे और जो किले उनके थे वो सब पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे और उसके ऊपर घास के ढेर लग गए थे, मिट्टियों के ढेर लगे हुए थे, उस पर ऊंची ऊंची घास लग गई थी और मिट्टियों के ढेर भी बहुत ऊंचे टीले जैसे हो गए थे। तो लोग, उस गांव के लोग जो थे आसपास उज्जैन के, तो वहाँ पर लोग गाय चराने के लिए जाते थे। जो चरवाहे होते थे अपनी गाय को और अपने जानवरों को लेकर जाते थे और शाम तक वहीं पर रहते थे और गाय को चराते रहते थे। उसके बाद शाम को सभी शेपर्ड बॉय जो होते थे, चरवाहे होते थे, वो इकट्ठे होकर अपने जानवर के साथ वापस आ जाते थे। इसी तरह की एक कहानी बहुत फेमस है उज्जैन के गांव की कि बहुत सारे लोग थे और वो पास्चर्स, यानी जो चरागाह है, बिल्कुल चरागाह थी वहाँ पर जहाँ पर महल थे, तो वहीं पर सब जाते थे और दिन भर खेलते थे, कूदते थे, मजाक करते थे एक दूसरे से। और उसी पर एक टीला सा था जिस पर ऊंची ऊंची घास जमाई थी, थोड़ा ऊंचा टीला था, तो ग्रीन माउंट उसे दूर से दिखाई देता था कि हरा भरा एक टीला है, जैसे हरा सा छोटा सा पहाड़ हो। तो वो बिल्कुल जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की तरह दिखती थी कि जैसे ये ऊंचा टीला हो। एक बार क्या हुआ कि जो बच्चे खेल रहे थे, चरवाहे जो गाय चराने जाते हैं, उसमें से एक बच्चा जाकर उस टीले पर बैठ जाता है और बैठते ही उसने चिल्लाकर कहा कि मैं जज हूँ और तुम लोग मेरे पास अपने अपने केस लेकर आओ, अपने मामले लेकर आओ, मैं सुलझाऊंगा उन्हें और अपना फैसला सुनाऊंगा। इतना कहते ही उस बच्चे के चेहरे पर, चरवाहा जो लड़का था, उसके चेहरे पर बहुत सीरियसनेस आ गई, उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए और उसके बाद फिर वो नीचे कूद गया उस टीले से। उसके बाद फिर वो वैसा ही हो गया जैसे और दूसरे बच्चे खेल रहे थे। लेकिन अब एक सडन चेंज सा आया, जैसे ही वो बच्चा उस पर जाकर बैठता था, उसकी फीलिंग्स, उसके एक्सप्रेशन, उसके वर्डिंग्स बिल्कुल चेंज हो जाते थे और जब वो नीचे आके खेलता था तो बिल्कुल सही हो जाता था।
तो खेल खेल में ही बच्चे उसके पास अपने मामले लेकर जाते थे, अपने केसेस लड़ाई झगड़े वाले लेकर जाते थे छोटे मोटे, तो बच्चा उन्हें सुलझा देता था उसी टीले पर बैठकर। लेकिन उसकी ग्रेविटी, सीरियसनेस बिल्कुल चेंज होते थे और वो फैसला सुनाता था, उसके बाद नीचे आ जाता था, तो बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह ही उसकी सारी एक्टिविटीज़ हो जाती थी। इस छोटी घटनाओं के बाद में वो इतना फेमस हो गया कि आसपास के गांव के लोग जो थे, उनके जो बड़े बड़े और जो जटिल केसेस होते थे, बहुत जटिल मैटर्स होते थे, उनको भी गांव वाले उस लड़के के पास लेकर आने लगे। वो लड़का उस पर बैठ जाता था उसी ग्रेविटी के साथ में, उसी सीरियसनेस के साथ में, और पूरी तरह से जस्टिस करता था। सभी लोग सेटिस्फाई हो जाते थे। तो बहुत सारे गांव में ये बात फैल गई कि वहाँ चरवाहों में एक लड़का है और वो उस हरे माउंट पर, टीले पर बैठ जाता है और बहुत अच्छा न्याय करता है, जैसे कि एक ज़माने में कभी राजा विक्रमादित्य न्याय किया करते थे। ये बात धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फैल गई और वो बच्चा बहुत फेमस हो गया। और ये बात जो उस समय उज्जैन के वर्तमान राजा थे, उनके कानों तक ये बात पहुँची और उन्होंने भी सोचा कि शायद ऐसा तो नहीं है कि ये राजा विक्रमादित्य की सीट वहाँ पर हो और वो बैठता हो। तब उन्होंने कुछ आदमियों को भेजा और उन लोगों ने पता लगाया कि हाँ, वो जो इलाका है, वो जो एरिया है, वो महान राजा विक्रमादित्य के राजमहल का ही एरिया है। क्योंकि महल उस जितने भी थे, उसके मोनूमेंट्स थे, स्मारक थे, दीवारें थीं, किले थे, दुर्ग, वो सब पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, रून हो चुके थे और मिट्टी में मिल चुके थे। लेकिन पता लगाने पर इस बात की पुष्टि हो गई, प्रूफ हो गया कि ये वही जगह है जहाँ पर राजा विक्रमादित्य रहते थे। तो उसने वहाँ के उज्जैन के राजा ने ये सोचा कि यहाँ पर जो ज़रूर ही उसकी राजा विक्रमादित्य की सीट होनी चाहिए, यानी वो सिंहासन भी उस महल के अंदर दब गया होगा, ज़रूर वहीं कहीं पर होगा जहाँ पर वो बच्चा बैठकर अपना फैसला सुनाता है। इसीलिए उसका जितना भी इम्प्रेशन है उस बच्चे में आ जाता है। उन्होंने उस जगह की खोज लगवाई और कुछ लोगों को भेजा वहाँ पर उसको डिग आउट करने के लिए, उसकी खुदाई करने के लिए। और जब बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए और उस जगह को खोदा गया, लेकिन वो लड़का बहुत उदास हो गया था जो उस पर बैठकर अपने फैसले सुनाता था। उसे लगता था कि अब मैं ये नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर तो खुदाई शुरू हो गई है। और खुदाई होती गई, बहुत सारी गहरी खुदाई हुई। उसके बाद एक संगमरमर की कुछ चीज़ दिखाई दी, तो लोगों को ये विश्वास हो गया कि निश्चित ही यहाँ पर राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है जिस पर बैठकर वो न्याय करते थे। और अंततः सभी की आंखें खुशी से और अचरज से, आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं जब सबने देखा कि वहाँ पर ब्लैक मार्बल का बना हुआ राजा विक्रमादित्य का जो सिंहासन है वो दिखाई दे रहा था। और उसको जो 25 एंजल्स थे, जो देवदूत होते हैं, वो उन्होंने अपने हाथ और पैर का सहारा देकर, सपोर्ट देकर उठा रखा था। तो उस राजमहल की खुदाई करके जो निकला था सिंहासन, उसे बहुत धूमधाम के साथ उज्जैन के राजा ने अपने दरबार में मंगवाया। और उसके बाद बहुत वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। फिर उस राजा ने ये घोषणा की कि पूरे उज्जैन के जो लोग हैं, जो पूरी जनता है, वो 3 दिन तक फास्ट रखेगी और प्रेयर करेगी। उसके बाद राजा इस सिंहासन पर पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से इस पर बैठेंगे। 3 दिन तक फास्ट और प्रेयर करने के बाद राजा और सभी जनता वहाँ पर आ गए और सबके सामने ही वो उस सिंहासन पर बैठने ही वाले थे। तभी उसमें से एक जो देवदूत होता है, जो फरिश्ते से होते हैं, एंजल्स होते हैं, जिन्होंने उसको पकड़ रखा है, सपोर्ट दे रखा है उस सिंहासन को, तो वो आगे आता है और राजा से एक सवाल करता है। वो कहता है कि क्या तुम इस पर बैठने के योग्य हो? क्या तुम्हारा जो मन है वो दूसरे राजाओं के राज्य हड़पने की नीयत तुम्हारी नहीं रहती है? क्या तुम्हारे मन में ऐसा सवाल नहीं आता है? क्या तुम्हारी नीयत ऐसी नहीं रहती है कि तुम दूसरे राजाओं का राज्य हड़प लो? उसने कहा हाँ, कि मेरे अंदर ऐसी इच्छा रहती है। तो उसने कहा कि तुम बैठने के योग्य नहीं हो, जाओ 3 दिन और फास्ट रखो और प्रेयर करो, उसके बाद आना। और फिर वो आकाश में उड़ जाता है। उसके बाद 3 दिन के बाद प्रेयर और फास्ट के बाद राजा फिर से आते हैं और उस पर बैठने जाते हैं। सारी जनता वहाँ पर खड़ी भी होती है। उसके बाद जो दूसरा देवदूत होता है वो राजा से ये सवाल करता है कि क्या तुम इस पर बैठने के योग्य हो? और क्या तुम्हारे मन में दूसरों के जो धन दौलत होती है, दूसरों की जो प्रॉपर्टी होती है, ज़मीन जायदाद होती है, उसको हड़पने की, अपने राज्य में मिलाने की नीयत तुम्हारी नहीं रहती है? तो उसने कहा हाँ, मेरी रहती है। तो उसने कहा फिर तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो, जाओ और फिर से फास्ट रखो 3 दिन का और उसके बाद प्रेयर करो, फिर आना। और वो दूसरा देवदूत होता है वो फिर से आकाश में उड़ जाता है।
इसी तरह से जब भी प्रेयर और फास्ट करने के बाद में राजा पर बैठने की कोशिश करता है तो एक देवदूत आता है, उससे सवाल करता है और राजा से यही पूछता है क्या तुम इस पर बैठने के योग्य हो। और जो सवाल करता है उसके जवाब में राजा नहीं कहता है, तो उसके बाद फिर वो अपना जवाब देकर कि तुम बैठने के योग्य नहीं हो, जाओ फिर से फास्ट रखो और प्रेयर करो, ऐसे कहते हुए देवदूत आकाश में उड़ जाते हैं। 25 देवदूत में से सभी एक एक करके उसे सवाल करते गए और वो आकाश में उड़ते गए। अंत में ऐसा हुआ कि सिर्फ एक ही एंजल बचा जो उस मार्बल्स के बने हुए राज सिंहासन की सपोर्ट में खड़ा हुआ था। और राजा बहुत खुश हो गए कि मैं इतने दिनों से फास्ट कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, अब शायद मुझे मेरी मेहनत का, मेरे परिश्रम का फल मुझे मिलने वाला है और मैं इस सिंहासन पर बैठ पाऊँगा और राजा विक्रमादित्य की तरह न्याय कर पाऊँगा और पूरे संसार में मैं प्रसिद्ध हो जाऊँगा। ये सोचकर बहुत खुशी के साथ वो लास्ट में आता है और उस पर बैठने की जैसे ही कोशिश करता है तो जो लास्ट एंजल्स होता है वो कहता है कि क्या तुम इस पर बैठने के योग्य हो? क्या तुम्हारा मन अब इतना स्वच्छ और इतना क्लियर, इतना प्योर है, इतना साफ़ है जितना कि एक मासूम बच्चे का होता है? उसने कहा नहीं, मेरा दिल इतना साफ़ नहीं है जितना एक मासूम बच्चे का होता है। तो उस लास्ट एंजल ने कहा कि जाओ फिर तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। ये कहने के साथ ही वो एंजल्स उस सिंहासन को, उस जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य को अपने ऊपर लेकर आकाश में कहीं अनंत आकाश की ओर उड़ जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो ये कहानी प्रसिद्ध है भारतीय इतिहास में कि किस तरह से राजा विक्रमादित्य की जो सीट है, जो सिंहासन है, वो हमेशा के लिए डिसअपेयर हो गया।